हेलो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे पढ़ें और क्या होती है बैलेंस शीट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है। बेसिकली बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक लायबिलिटीज़ और एक असेट। कंपनी के पास जो भी संपत्ति है वो कंपनी की असेट होती है और कंपनी के ऊपर जो भी देनदारी है वो कंपनी की लायबिलिटीज़ होती है। कंपनी की खुद की बिल्डिंग या ऑफिस या कार्स या बैंक में पैसे या कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो वो कंपनी की असेट है। वही अगर कंपनी ने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है तो वो लोन कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी ने खरीदी हुए कार या व्हीकल्स, उनकी EMI चल रही है तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी ने कुछ अपने एक्सपेंसेस या खर्चे निकालने के लिए कहीं से बोरो यानी उधार लिया है तो वो लायबिलिटी है। आसान भाषा में लायबिलिटी मतलब कंपनी ने जहाँ से पैसे लिए हैं जैसे लोन, और असेट मतलब कंपनी ने जहाँ से पैसे यूज़ किए हैं। ये अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब कंपनी में अपने शेयर को बेचकर शेयर होल्डर द्वारा उठाया हुआ पैसा। शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कंपनी ने एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट। तो सवाल यह आता है कि शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा और एक्यूमुलेट किया हुआ पैसा कंपनी ने के लिए लायबिलिटी कैसे हुआ, इसे भी समझते हैं। कंपनी दो तरीके से फंड राइज करती है, डेब्ट फाइनेंसिंग के जरिए और इक्विटी फाइनेंस के जरिए। डेब्ट फाइनेंसिंग यानी कि बैंकर, डिबेंचर इनके द्वारा उठाया हुआ पैसा कंपनी को ब्याज के साथ वापस करना होता है। वही जो पैसा कंपनी ने इक्विटी फाइनेंस यानी अपने शेयर बेचकर उठाती है और वो पैसा कंपनी का हो जाता है। कंपनी को वो पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बदले में इन्वेस्टर को कंपनी में ऑनरशिप मिलती है। जब बैंक कंपनी को लोन देती है तो उस पर इंटरेस्ट लगाती है और तय किए हुए समय के बाद अपने पैसे बैंक इंटरेस्ट सहित वापस लेती है। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस में है। ज़्यादातर शेयर होल्डर यानी कंपनी के पार्ट ओनर ने किए हुए पैसों के बदलों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ना ही उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनको वापस मिलती है। तो फिर कंपनी के ओनर्स इतने रिस्क लेकर कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि इसीलिए कि वो कंपनी में भागीदार बन जाए, कंपनी की ग्रोथ में शामिल हो जाए। जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए यानी शेयर बेचकर फंड राइज करती है तब इन्वेस्टर कंपनी में भागीदार यानी पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है कि ज़्यादा, इससे कंपनी के शेयर होल्डर पर काफ़ी फर्क पड़ता है। कंपनी डिविडेंड के जरिए अपना प्रॉफिट कंपनी के ओनर यानी शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है कि नहीं, ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, जिसे शेयर होल्डर ही चुनते हैं। कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट कंपनी के ओनर्स के साथ शेयर नहीं करती। इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न, कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट यानी ज़्यादातर कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहती है, इससे कंपनी का बिजनेस और बढ़े और उनके शेयर होल्डर का फ्यूचर में फ़ायदा हो। और दूसरा रीज़न ये है कि प्रॉफिट का मतलब कंपनी के पास उतनी कैश है, ऐसा नहीं होता। कंपनी को अच्छे प्रॉफिट होने के बाद भी उनके पास कैश नहीं हो सकती। तो इन दोनों मेन रीज़न की वजह से कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने ओनर्स के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन्वेस्टर से उठाया हुआ पैसा बदले में कंपनी में ओनरशिप देनी पड़ती है और कंपनी का प्रॉफिट भी देना पड़ता है। इसीलिए कंपनी ने शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट अपने पास ही रखती है, डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को नहीं देती और उस प्रॉफिट को अपने पास ही रखती है, तो कंपनी का वो प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी यूज़ कर रही है
वो प्रॉफिट ऑनर्स का है। अगर कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है तो ये 100 करोड़ का लोन कंपनी के लिए लायबिलिटी है। उन 100 करोड़ में 80 करोड़ की फैक्ट्री खरीदी है तो वो कंपनी की असेट बन जाएंगी और बाकी बचे 20 करोड़ कंपनी बैंक अकाउंट में रखती है तो वो 20 करोड़ बैंक बैलेंस कंपनी का असेट हो जाएगा। और कंपनी उस 100 करोड़ में फैक्ट्री बनाती है तो वो 100 करोड़ कंपनी की असेट हो जाएगी। या फिर वो 100 करोड़ कंपनी अपने बैंक अकाउंट में रखती है तो वो कैश या बैंक बैलेंस कंपनी का असेट बन जाएगा। तो इस तरह कंपनी का असेट या लायबिलिटीज़ हमेशा बैलेंस होते हैं, इसीलिए हम उसे बैलेंस शीट कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस मेनली 2 चीज़ें आती है, एक शेयर प्रीमियम और दूसरा शेयर होल्डर का डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देने के बाद बाकी बचा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस एक इम्पोर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट टाइटल है लायबिलिटीज़। लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो 1 साल से ज़्यादा टाइम समय के लिए है। करंट लायबिलिटी मतलब 1 साल से कम। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी इन दोनों में जो फ़र्क है, करंट लायबिलिटी में कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और नॉन करंट लायबिलिटी में जो कि 1 साल से ज़्यादा होती है तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। असेट्स, अब देखते हैं असेट्स जो कि 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए कंपनी के पास रहेंगे और जिन्हें कंपनी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। करंट असेट मतलब शॉर्ट टर्म असेट। करंट असेट मतलब शॉर्ट टर्म असेट जो आसानी से 1 साल के अंदर आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। असेट में टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट होते हैं। टेंजिबल असेट मतलब जैसे कि मशीन, व्हीकल्स, कंप्यूटर जिन्हें हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल असेट मतलब जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो असेट जो अभी तक पूरे नहीं बने हैं पर उन पर ऑलरेडी खर्चा हुआ है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ऑफिस या बिल्डिंग बना रही है पर वो अभी तक पूरी नहीं बनी है, अभी उसका काम चल रहा है, तो ऐसे इनकम्प्लीट असेट जब वो ऑफिस या बिल्डिंग पूरी बन जाएंगी तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल असेट हो जाएगा। टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन्हें फिक्स असेट कहा जाता है क्योंकि यह कंपनी के लॉन्ग टर्म असेट होते हैं और इन्हें कंपनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने एम्प्लॉयज़, वेंडर, सप्लायर्स या किसी भी ग्रुप कंपनी को लॉन्ग टर्म दिया हुआ लोन या एडवांसेस। अदर नॉन करंट असेट। अदर नॉन करंट असेट मतलब वो सारी असेट जो दिए हुए टाइटल में कवर नहीं हुई है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में मिल रहा हुआ इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर एडवांसेस एक्सेट्रा। अब करंट असेट की बात करते हैं। करंट असेट मतलब शॉर्ट टर्म असेट, इसे कंपनी आसानी से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करती है। कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चे या कंपनी का शॉर्ट टर्म पेमेंट करने होते हैं, वो सारे पेमेंट करंट असेट से ही किए जाते हैं। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने की हुई सारी इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए
की हुई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के प्रकार होते हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिक्स डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसे जो सामान लगता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। कुछ गाड़ियाँ बन रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई तो उन्हें वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। जो गाड़ी बनकर खड़ी हो चुकी है उन्हें फिक्स गुड कहते हैं। जो गाड़ियाँ बनकर खड़ी हो चुकी है उन्हें फिनिश गुड कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल। कंपनी वेंडर्स या कस्टमर को क्रेडिट पर सामान बेचती है, यानी उन्हें सामान डिलीवरी करने के बाद उन्हें कुछ दिन तक समय देती है तो कंपनी के बेचे हुए सामान के पैसे मिलने वाले हैं, उसे ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। लेकिन कई बार उनमें से कुछ वेंडर या कस्टमर पेमेंट नहीं देते, उसे बैड डेब्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कैश एंड कैश इन वैल्यू। कैश एंड कैश इन वैल्यू मतलब कंपनी के पास जो कैश है वो और असेट जिन्हें कंपनी तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि 3 महीने पहले मैच्योर होने वाली कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बैलेंस। अब समझते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज, वेंडर या ग्रुप कंपनी को शॉर्ट टर्म को दिया हुआ लोन या एडवांसेस। अदर करंट असेट जो बाकी बताए हुए टाइटल में कवर नहीं हुए हैं। करंट असेट की एक वर्किंग साइकिल होती है। पहले कैश से रॉ मटेरियल इन्वेंटरी खरीदी जाती है। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जब प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी बन जाती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो वो फिनिश गुड इन्वेंटरी। जब फिनिश गुड इन्वेंटरी बेची जाती है तब वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाती है, और जब वेंडर या कस्टमर उसका पेमेंट करते हैं, इस तरह ये साइकिल रिपीट होती है। तो यहाँ पर हमने जो बैलेंस शीट में टर्म्स होते हैं उसका मतलब समझा है। इस वीडियो में देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।